Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. तो अब हमारे पास जो सवाल है उसमें हमें एक्सप्लेन करना है स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ ऑल नेसेसरी डायग्राम एंड सूटेबल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कैसे उसको हम स्टार्ट करेंगे, कैसे हम उसका स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, विथ हेल्प ऑफ डायग्राम और इक्वेशंस के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग मेथड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग मेथड कौन कौन से हैं? स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट स्प्लिट, कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो ये जो सिंगल फेज मोटर है ये स्टार्टिंग के हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से हमने इसको स्टार्टिंग किया है उस हिसाब से उस मोटर का नाम होता है। ठीक है, यानी जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, यानी एक इसमें कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है, यानी हम स्टार्टिंग में हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं और रनिंग में दूसरा कैपेसिटर इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही शेडेड पोल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के हिसाब से इसमें अलग अलग टाइप के मोटर्स आते हैं सिंगल फेज। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्प्लिट फेज मोटर पे। तो स्प्लिट फेज मोटर क्या होता है? इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। ठीक है, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर यानी इसमें रेजिस्टेंस का यूज होगा ही। इट हैज अ सिंगल केज रोटर एंड इट्स स्टेटर हैज टू वाइंडिंग्स नोन एज मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका क्या है, इसकी जो स्टेटर है, आपको पता होगा किसी मोटर में क्या होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर में भी इसमें दो वाइंडिंग्स हैं। कौन कौन सी वाइंडिंग्स हैं? एक मेन वाइंडिंग है और दूसरी कौन सी है? स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं क्या सा काम होता है स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग का। ठीक है, अब बोथ द वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर काम करना है तो क्या होना चाहिए? फ्लक्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फ्लक्स इन्वॉल्वमेंट होना क्या मतलब हुआ कि किसी भी दो फ्लक्स के बीच में अगर कुछ एंगल बनेगा तभी वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे और फिर टॉर्क जनरेट करवाएंगे। तो वही हम उसी चीज को हम करने के लिए हमने क्या किया कि 90 डिग्री का स्पेस हमने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? तो जैसे कि मान के चलिए कि एक इंडक्टिव सर्किट है, एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। तो उस दोनों सर्किट में कितना का डिफरेंस होता है? 90 डिग्री का। वैसे एक प्योरली कैपेसिटिव है, एक प्योरली रेजिस्टिव है, उस दोनों के बीच में 90 डिग्री का मतलब फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, ताकि इस सर्किट का करंट या फिर इस सर्किट का करंट यानी इस ब्रांच का जो करंट होगा और दूसरी वाली ब्रांच का जो करंट होगा वो आपस में 90 डिग्री का उसमें फेज डिफरेंस होगा। जिस कारण क्या होगा कि आपके पास फ्लक्स के जो उसमें फ्लक्स में डिफरेंस आ गया वो आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक टॉर्क जनरेट करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि द मेन वाइंडिंग हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, इसलिए हमने क्या किया कि एक मेन वाइंडिंग को क्या किया, काफी कम रेजिस्टेंस होगा और हाईली इंडक्टिव बना दिया। हाईली इंडक्टिव क्यों बना दिया? क्योंकि मैं अभी एग्जांपल दिया है कि मान के चलिए आपके पास एक सर्किट है, इसमें एक ब्रांच हाईली इंडक्टिव है और एक ब्रांच हाईली रेजिस्टिव है। तो आपस में जो करंट इसमें फ्लो करेंगे उन दोनों के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो इसी को हमने प्रैक्टिकलिटी में करने के लिए एक यूज किया। तो मेन वाइंडिंग को हमने क्या बनाया? हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो ब्रांच होगा वो पूरा इंडक्टिव होगा। ठीक है, whereas the starting winding has high resistance and low inductive reactance, यानी हमने मेन वाइंडिंग को क्या किया? हाईली इंडक्टिव बना दिया और जो हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग था उसको हमने हाईली रेजिस्टिव बना दिया। ठीक है, अब इसका कनेक्शन डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, तो ये स्टेटर की वाइंडिंग है, ये वाली भी स्टेटर की वाइंडिंग है, ये वाली भी स्टेटर की वाइंडिंग है। तो इसके इक्विवेलेंट इसका डायग्राम बना रखा है कि हमने चलो देखो सिंगल फेज सप्लाई दिया इसको। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हुआ, ये मेन वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग हमने क्या किया, यहाँ सबसे पहले क्या किया मेन वाइंडिंग में कि हमने इसको हाईली इंडक्टिव बना दिया, यानी हमने इसको एक इंडक्टेंस से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको हमने हाईली रेजिस्टिव बना दिया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू काफी ज्यादा हाई होगी इन कंपैरिजन टू XA। ठीक है, और उसी तरह XM की जो वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू RM। तो देखो जब इसमें जो करंट फ्लो करेगा IM और इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये
IA, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अराउंड 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी सर्किट प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली रेजिस्टिव हो नहीं सकता, इसलिए इसमें अराउंड 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो हमने क्या किया, IM करंट में और IA करंट में हमने क्या कर दिया कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री का क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो R/X की वैल्यू ग्रेटर देन होगी RM/XM की वैल्यू। क्यों? क्योंकि RA जो है, RA की वैल्यू काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू X से, तो नहीं ये वाले न्यूमरेटर ज्यादा हो गए, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी RM/XM से। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब इसका हम फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम में क्या होता है कि किसी भी हम कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट को हम ये टाइम या फिर किसी स्पेस में कुछ डिफरेंस होने के कारण हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें फेज डिफरेंस है करंट्स में, जैसे कि IA और IM में फेज डिफरेंस है कितने का, अराउंड 90 डिग्री का। तो हमने क्या कर दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया फेजर फॉर्म में। ठीक है, तो फेजर फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे पास कांस्टेंट है उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा इस केस में क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज को हमने सबसे पहले एक लाइन में वो कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो फेजर में क्या होता है कि जितनी आपकी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, मान के लिए इसको आप V1 लिख दिया और कोई एक और लाइन ड्रॉ कर दी इससे ज्यादा लंबी होगी V2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम शो कर रहे हैं कि V2 की जो मैग्नीट्यूड है, यानी V2 का जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन V1 है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसमें कुछ भी रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लाइन की जो लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसकी मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे कि IA और IM के बीच में कुछ एंगल होगा, डिफरेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक हाईली इंडक्टिव सर्किट है, एक है हाईली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब क्योंकि जो वोल्टेज से करंट लैग करेगा, ठीक है, वोल्टेज से करंट लैग करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, तो इसलिए इसका IA भी थोड़ा लैग करेगा और IM भी लैग करेगा, और IA और IM का जो रिजल्टेंट होगा वो तो आपका I करंट होगा। ठीक है, मान के चलिए ये जो करंट जा रही है आपकी IM करंट जा रही है और ये वाली करंट कौन सी जा रही है, IA जा रही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट करंट वही तो होगा I। ठीक है, तो वही हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया फेजर डायग्राम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, जो सिंगल फेज की जो इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करने के लिए हमने स्प्लिट फेज एक नाम दे दिया। क्यों स्प्लिट फेज ये नाम दिया? क्योंकि हमने इसको स्टेटर की जो वाइंडिंग थी उसको मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और उसका एक नाम दे दिया, चलो ये जो मोटर होगी वो स्टार्ट इस तरीके से होगी, इसलिए हमने नाम दे दिया स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं कि टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, मतलब टॉर्क वर्सेस स्पीड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कैसे वेरी करेगा, यानी हम कैसे जैसे जैसे स्पीड वेरी करेगा तो टॉर्क कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो हम इसका कर्व देखते हैं। तो ये जो ब्लू वाला जो कर्व है ये तब है जब हमारा मेन वाइंडिंग ही लगा हो। ठीक है, मेन वाइंडिंग लगा हो और स्विच, ये जो पॉइंट है N0 जो है वो है जब स्विच ओपन हो जाता है। स्विच कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड में ना क्या होता है कि स्विच ऑन या ऑफ हो जाता है किसी चीज में। ठीक है, क्यों होता है ऑन या ऑफ? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें किसी भी मोटर को ऑन करना है। ऑन करना है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक फेज डिफरेंस क्रिएट करना है सिंगल फेज में ताकि वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्योंकि ये हाईली रेजिस्टिव सर्किट है, हम तो चाहेंगे नहीं कि हमारा जो मोटर में काफी लॉसेस हो, तो हम कुछ जब स्पीड जो मोटर अटेन कर लेता है तो ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये स्पीड के अकॉर्डिंग सेट होता है, ये अपने आप ही ऑफ हो जाता है। तो फिर बस एक मेन वाइंडिंग रह जाती है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है सर्किट से। ठीक है, तो वही है कि जब हमारा मेन वाइंडिंग ही काम कर रहा हो, ठीक है, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी मतलब उस मोटर की, वो होगी इस टाइप से। फिर जब हमारा मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों काम कर रहे हो फिर कैसा टॉर्क होगा? तो देखिए आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा, ये आपकी जो लेंथ है ये स्टार्टिंग टॉर्क है। तो जब हम मेन वाइंडिंग यूज कर रहे हैं उस केस में क्या हो रहा है, हमारा टॉर्क जो है स्टार्टिंग वो 0 है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट होगा ही नहीं बिना ऑक्सिलरी वाइंडिंग के कनेक्शन किए हुए सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा ही नहीं, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना है? 0 है, यानी स्टार्ट होगा ही नहीं, इसलिए 0 है। और जब हमने क्या किया, मेन भी लगा दिया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी लगा दी, फिर इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना आ गया? कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो
आप देख रहे होंगे फायदा कि जब हमने मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दी, उस केस में क्या हम देख रहे हैं कि टॉर्क की कुछ कांस्टेंट वैल्यू आए, जिसके कारण मोटर ने मूव किया और वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसा ही इसका ग्राफ बनता है। ये प्रैक्टिकली ये ग्राफ होता है। जैसे हम क्या करते हैं लैब में, क्या करते हैं हम उसका स्पीड वेरी करते हैं। ठीक है, अब स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीड वेरी करते हैं, फिर देखते हैं उसमें कितना टॉर्क लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर पे। अब जैसे कि नाम से आपको लग रहा है कि कैपेसिटर का यूज करके हम स्टार्ट करेंगे इंडक्शन मोटर को, वही सेम करेंगे। तो हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले क्या बात करनी है कि सबसे पहले हमें जो फील्ड हम या फिर जो करंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। या तो सर्किट इंडक्टिव और रिएक्टेंस हो, मतलब क्या हुआ कि या तो सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव हो और प्योरली इंडक्टिव हो, तो आपस में कितना हो गया 90 डिग्री का। या तो प्योरली कैपेसिटिव हो एक ब्रांच और एक प्योरली रेजिस्टिव ब्रांच हो, तो आपस में कितना हो गया 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का यूज करेंगे। देखिए इस केस में हमने क्या किया, मेन वाइंडिंग तो सेम रहेगी। ठीक है, और हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या किया, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आर अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दैट एम्प्लॉयज अ कैपेसिटर इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम क्या कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये हमने क्यों कनेक्ट किया, ताकि जो IM जो करंट हो और IA जो करंट हो उस दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री के अप्रोचिंग हो। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री हो नहीं सकता है आइडियल सिचुएशन में। अब है द नेम कैपेसिटर स्टार्ट्स इटसेल्फ शोज दैट द मोटर यूजेस अ कैपेसिटर फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, तो जैसे कि नेम ही शो कर रहा है कि हमने जो मोटर का जो स्टार्ट होगा वो कैसे होगा, कैपेसिटर का यूज करके करेंगे। द फिगर इज शोन बिलो एंड द कनेक्शन डायग्राम ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो उसका भी सेम जैसे हमने स्प्लिट मोटर का बनाया था डायग्राम, वैसे सेम इसका भी बनेगा, बस इसमें जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हमने बस एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ये हो गया हमारा, ये हाईली रेजिस्टिव हो गया, ये हाईली कैपेसिटिव हो गया, तो आपस में कितना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनेगा। तो इसका फिर हम फेजर डायग्राम फिर से बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले हम देखना होगा कि कौन सी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है, यानी सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, यानी V जो है हमारा हमें पता है और वो कांस्टेंट है, इसलिए सबसे पहले V कर दिया। क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट हमारा लीड करता है वोल्टेज से, इंडक्टर में क्या होता है करंट हमारा लैग करता है वोल्टेज से। ठीक है, तो यानी कैपेसिटिव सर्किट है, यानी जो IE की वैल्यू होगी वो हम जो इससे वोल्टेज से हम आगे दिखाएंगे। ठीक है, दिखा दिया। और IM क्या है, IM हल्का सा इंडक्टिव है और उसमें रेजिस्टिव भी है, यानी वो वोल्टेज से लैग करेगा, तो उसका हमने दिखा दिया IM का यहाँ से वोल्टेज से थोड़ा लैग किया, तो इनका रिजल्टेंट आया वो क्या आया, IA आया, जो थोड़ा सा लैगिंग है। ठीक है, लैगिंग क्यों आया, क्योंकि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है फिर इसको हम क्या करेंगे, जब जैसे कोई सर्टेन स्पीड जो मोटर है अटेन कर लेगा उसके बाद ये स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी स्विच ओपन हो जाएगा, ये कैपेसिटर काम करना बंद कर देगा, तो जो हमारा नेट करंट जो आएगा वो वोल्टेज से लैग ही करेगा। ठीक है, अब इसका वैसे ही हमने जैसे स्प्लिट फेज मोटर में बनाया था वैसे ही हमने स्लॉट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू हम क्या देख रहे हैं, जब हमने बस मेन वाइंडिंग कनेक्ट किया, ये ब्लू जो ग्राफ जो बन रहा है इतना वह जब हमने मेन वाइंडिंग को कनेक्ट किया हुआ है। तो जब हमने ओनली मेन वाइंडिंग को कनेक्ट किया हुआ है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू 0 है। फिर जब हमने मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों को कनेक्ट कर दिया, फिर हमारा कुछ स्टार्टिंग टॉर्क की कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही है इसका। और ये जो N नोट जो है वो क्या है कि जिस स्पीड पे वो स्विच जो है ओपन हो जाती है, यानी जिस स्पीड पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस केस में हम मतलब ये प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम मोटर का डिजाइनिंग जो करते हैं उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी डाल सकते हैं या फिर कोई थायरिस्टर बेस्ड स्विच भी डाल सकते हैं, मतलब जो मर्जी मैन्युफैक्चर की होती है उस हिसाब से डालती है, लेकिन बस आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक स्विच लगी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पे। ठीक है, अब ऐसा लग रहा हो कि कैपेसिटर से हमने स्टार्ट किया और कैपेसिटर में भी रन हो रहा है, मतलब देखते हैं कि क्या होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हैज अ केज रोटर। ठीक है, केज रोटर होता है इसमें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि रोटर का एक केज होता है, मतलब एक केज टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं रोटर्स में। ठीक है, उससे वो बंधा होता है।
एंड इट्स स्टेटर हैज 2 वाइंडिंग नोन एज मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अगर सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है वो कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, यानी वो खुद से स्टार्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने नाम दिया मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। द 2 वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड 90 डिग्रीज इन स्पेस, दोनों वाइंडिंग्स को 90 डिग्री में स्पेस है, ठीक है। There are 2 capacitors in this method. One is used at the time of starting and is known as starting capacitor. The other one is used for continuous running of motor and is known as run capacitor. ठीक है, इसमें हम 2 कैपेसिटर यूज करेंगे, एक स्टार्टिंग के टाइम पे यूज करेंगे और एक रनिंग के टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होता है। तो मेन वाइंडिंग हमने क्या किया देख लो आप पहले, एक रेजिस्टिव है, एक इंडक्टेंस है, यानी ये इंडक्टिव सर्किट हो गया, ठीक है। और जिसका जो करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज से लैग करेगा। ये क्या है रनिंग का, ये क्या है, ये हमने बना रखा है कि स्टार्टिंग का कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है देखिए इसमें कोई स्विच नहीं लगा हुआ, यानी ये जब मोटर चल भी रहा होगा फिर भी ये कनेक्टेड रहेगा ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। लेकिन ये कैपेसिटर स्टार्टिव है, मतलब जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये क्या होगा कि कुछ स्पीड अटेंड करने के बाद ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे स्विच के मदद से, ठीक है। और रनिंग कंडीशन में बस ये सर्किट रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसका फेजर डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे कि V को हमने पहले क्या किया, कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। अब एक केस ये है कि जो फाई इक्वल टू जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, ठीक है। फाई 90 डिग्री से कैसे ज्यादा हो गया देखिए, क्योंकि इसमें क्या है आपका इंडक्टिव सर्किट है और ये वाला जो ब्रांच है ना, ये वाला मिला के पूरा ब्रांच ये हाईली कैपेसिटिव भी हो सकता है। और कैपेसिटर और इंडक्टर में कितने का, अगर प्योरली कैपेसिटर है और प्योरली इंडक्टर है तो आपस में जो इनकी रिएक्टेंस आती है वो आपस में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बनाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम उसमें रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो 180 डिग्री से कम होती जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो वही है, तो एक ऐसा भी हो सकता है कि 90, मतलब ये है कि 90 डिग्री से ज्यादा ही होगी और 90 से 180 के बीच में ही होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू या फिर इंडक्टर की वैल्यू को हम चेंज करके हम फेज डिफरेंस ला सकते हैं, ठीक है। तो वही उसने एक केस कंसिडर कर रखा है कि जब हमने क्या किया कि 5 को 90 डिग्री से ज्यादा कर दिया, ठीक है। हम ऐसी वैल्यूज हमने चूज की कैपेसिटर की जिसके कारण क्या हो गया कि जो IA और IM का जो फेज डिफरेंस हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। दूसरा केस क्या है कि हमने परफेक्ट कर दिया कि चलो 5 जो IA और IM के बीच में जो डिफरेंस है वो बस 90 डिग्री ही है, ठीक है। ये है, बस ये है कि आप कैपेसिटर या फिर इंडक्टर की वैल्यू को आप चेंज करें और आप फेज डिफरेंस आप अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया कि टॉर्क स्पीड हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया, ठीक है। अब आप जैसे देख रहे हैं वही सेम है कि एक्स एक्सिस पे आपने स्पीड को रखा, स्विच जब ऑन हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है कि इस टाइप के मोटर में एक खास बात है कि ये हमेशा किसी ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग से कनेक्टेड ही रह रहा है, ठीक है। हम बाकी केस में ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि काफी लॉसेस हो रहे थे, ठीक है। इस केस में हम ऐसा डिजाइन करते हैं, मतलब ये जो हमारा जो मोटर बनता है वो काफी ज्यादा कॉस्टली इसलिए बनता है कि हम इसमें इनकी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो काफी कम रहती है और जो हम इसमें कैपेसिटर यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये कॉस्टली रहता है, इसको हम कम यूज करते हैं। लेकिन ये इसमें ये होता है कि आपने मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमेशा कनेक्टेड है। क्या हो रहा है कि इसमें कैपेसिटर भी एक लगा हुआ है, ठीक है। यानी ये वाला जो सर्किट है आपका, ये वाला ब्रांच से ये भी सर्किट लगा हुआ है इसमें पूरा, और ये भी मेन वाइंडिंग भी कनेक्टेड है और ये वाला भी कनेक्टेड है। और इस केस में क्या है, मेन प्लस ऑक्सिलरी बोथ कैपेसिटर कनेक्टेड, ठीक है। जब हमने दोनों कनेक्ट कर रखा है, यानी जो हमारा ये वाला भी कैपेसिटर है, ये वाला भी कैपेसिटर, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होगा, CR प्लस CS हो जाएगा। उस केस में आप क्या देख रहे हो, जब हमने बस रन कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है, रन कैपेसिटर कौन सा है, ये वाला हमारा CR है। तो जब हमने रन कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है उस समय हमारा जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है वो आ तो रही है कुछ कांस्टेंट, लेकिन काफी कम आ रही है, ठीक है। लेकिन जब हमने CR के साथ CS भी कनेक्ट कर दिया, यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया, उस केस में जो हमारा ग्राफ जो आ रहा है वो देख लो आप 200 टाइम्स आ रहा है, मतलब जो रेटेड टॉर्क से 200 मतलब 2 टाइम्स मतलब ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। ये फायदा हमारे हो गया कि स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो हमने रनिंग टाइम पे और स्टार्टिंग टाइम पे अलग अलग कैपेसिटर यूज किया, और स्टार्टिंग टाइम में हमें जो कैपेसिटर जो हमने यूज किया उसके कारण हमारा जो टॉर्क की वैल्यू आई वो काफी ज्यादा आ गई, ठीक है।
अब आते हैं परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर PSC मोटर। ठीक है, तो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर ऑल्सो हैज अ केज रोटर। इसमें भी केज रोटर होता है। इसके पास भी 2 वाइंडिंग्स, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सिमिलर होता है कैपेसिटर स्टार्टर उससे रन मोटर से। बस इसमें ये होता है कि इट हैज ओनली वन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो कैपेसिटर सी इज परमानेंटली कनेक्टेड टू द सर्किट बोथ एट स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन। इसमें ये होता है कि इसकी जो टॉर्क जो आएगी ना, इसकी वैल्यू कम आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कंडीशन में सेम हमने कैपेसिटर को लगे रहने दिया। हमारे पास जो नेक्स्ट मोटर है वो है शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो शेडेड पोल मोटर का हम देखेंगे कैसा है इसका वर्किंग है, फिर इसका देखेंगे क्या फेजर डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अ टिपिकल शेडेड पोल मोटर विद अ केज रोटर इज शोन इन फिगर। दिस इज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद मेन वाइंडिंग इन द स्टेटर। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और जिसका मेन वाइंडिंग किसमें होगा, स्टेटर में होगा। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी मोटर में क्या होता है, स्टेटर और रोटर होता है, तो इसका मेन वाइंडिंग कहाँ पे होगा, स्टेटर में होगा। ठीक है, तो जैसे ये रहा अपना मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये ऐसे इसमें रिवॉल्विंग, इसमें अपने टाई का रखा है इसको। ठीक है, इस पोर्शन में। ठीक है, इस पोर्शन में पूरा हमने वाइंडिंग को लगा रखा है, इसको हम बोलेंगे मेन वाइंडिंग। और ये स्टेटर का है पूरा पोर्शन। ठीक है, और ये है हमारा रोटर। ये जो पार्ट है ये रोटर है पूरा। ये जो सर्कल लग रहा है वो सिलेंडर पूरा रोटर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि शेडेड पोल मोटर में क्या होता है, ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल होता है और काफी ज्यादा स्मॉल पर्पसेस में यूज होता है। यानी जैसे आप देखते होंगे एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, या फिर रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर जो होता है उसका जो मोटर जो होता है वो होता है। ठीक है, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। अब a small portion of each pole is covered with a short circuited single turn copper coil, ठीक है, called the shading coil। इसमें क्या होता है कि ये हमारा सेलिएंट पोल हो गया। सेलिएंट पोल मतलब क्या हुआ, जो प्रोजेक्टिंग आउट हो। ठीक है, ये प्रोजेक्टिंग आउट है। ठीक है, ये मान चलिए इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो अब ये जो सेलिएंट पोल है इसमें एक पार्ट को हम बोलते हैं शेडेड रीजन, इस पार्ट को हम बोलते हैं अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो इस शेडेड रीजन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कॉपर रिंग इसमें कनेक्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं शेडिंग कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पोल में भी कनेक्ट कर देंगे और इस वाले पोल में भी कनेक्ट करेंगे। हल्का सा इसमें कट करके एक छोटा सा कॉपर रिंग हमने इसमें कनेक्ट कर दिया और इस वाले पार्ट को वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट पे, यानी ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे शेडेड रीजन, और ये जो पार्ट बोलेंगे इसको हम बोलेंगे अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो यानी जहाँ कॉइल शेडेड कॉइल जहाँ कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे शेडेड रीजन और दूसरे वाले पार्ट को बोलेंगे हम अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो अगर आपको मोटर को अपडेट करवाना है, यानी आपके पास 2 फ्लक्स होने चाहिए और उन दोनों फ्लक्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल का डिफरेंस होना चाहिए जिससे हम टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और अगर उन दोनों के बीच में कोई एंगल डिफरेंस होगा तभी टॉर्क हम प्रोड्यूस कर पाएंगे और तभी मोटर जो है वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो अब मेन बात आती है कि आप 2 फ्लक्स ऐसे कहाँ से लाओगे। ठीक है, और उनमें एंगल डिफरेंस कैसे लाओगे। ठीक है, तो वही चीज उसके लिए हमने शेडिंग कॉइल यूज किया है। होता यूं है कि इसमें हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई हमने दिया। ठीक है, ये और ये यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे वाइंडिंग है और यहाँ पे भी वाइंडिंग है। ठीक है, इन लोग क्या करेंगे, करंट जब फ्लो होगा उससे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट मान चलिए ये अगर राउंडेड है। ठीक है, तो फ्लक्स जो लाइंस आएंगी वो स्ट्रेट लाइंस आएंगी ऐसे। ठीक है, और ये कॉइल्स को कट करेंगे। तो जैसे ही कॉइल्स को इसने कट किया वैसे ही क्या होगा, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा और उसके कारण फिर से उस सर्कुलर कॉपर कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिससे फिर इसका भी फ्लक्स आ जाएगा। यानी एक फ्लक्स मेन वाइंडिंग का और दूसरा फ्लक्स जो होगा वो शेडेड कॉइल का फ्लक्स होगा। ठीक है, और ये आपस में अपोज करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं यानी साइनसॉइडल वेव दे रहे हैं, यानी उसमें 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करेगा, फिर 90 से 180 तक डिक्रीज करेगा और फिर ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्या होगा कि इसका जो फ्लक्स का अपोजिशन का जो पावर होगा, मतलब जैसे अगर ये इंक्रीजिंग है, मान चलिए कि हम 0 से 90 डिग्री पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्योंकि करंट का भी वैल्यू इंक्रीजिंग होगा 0 से 90 डिग्री पे। ठीक है,
तो यानी अपोजिशन भी बढ़ेगा। तो क्या होगा कि जो नेट फ्लक्स जो होगा आपका, वो ये फ्लक्स इस डायरेक्शन में है और ये वाला फ्लक्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी मेन फील्ड का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब 0 से 90 डिग्री में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स कहां से फ्लो करेगा, आपका अनशेडेड रीजन से फ्लो करेगा, ठीक है, और कुछ पार्ट आपका शेडेड से फ्लो करेगा। और 90 से 180 डिग्री में क्या होगा कि मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा वो शेडेड रीजन से फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि 90 से 180 डिग्री के बीच में क्या होता है, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कहता है कि आपको चेंज को अपोज करना है, यानी अगर टोटल फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए वो फ्लक्स बढ़ाएगा, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में वो फ्लक्स जनरेट करेगा। तो यानी जब 90 से 180 के बीच में शेडेड पोल से पास होगा मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में यहाँ फ्लक्स आया, फिर कभी यहाँ फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, ये भी एक रोटेटिंग नेचर का है। प्लस हम क्या देख रहे हैं, एक मेन फील्ड का एक मेन वाइंडिंग की वजह से एक फील्ड जनरेट हो गया, एक कॉपर रिंग की वजह से जनरेट हो गया एक फ्लक्स, ठीक है, यानी हमने दो फ्लक्स को जनरेट कर दिया जो कि आपस में अपोजिंग इन नेचर है, ठीक है, और उनमें कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो हम एंगल कैसे होगा वो भी हम पता करेंगे फेजर डायग्राम जब हम समझेंगे, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ईच पोल इज कवर्ड इन with a short circuited single turned copper coil called the shading coil. The sinusoidal varying flux created by single phase excitation of the main winding induces EMF in the shading coil. As a result, induced current flow in the shading coil produces their own flux in the shading portion of the pole. वही सेम चीज जो हमने समझाया है वही इसमें इन्होंने लिखा है हुआ है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। ये पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट, ये रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप है, ठीक है, इसमें नेट फ्लक्स आ रहा होगा, यानी आपने मेन वाइंडिंग का फ्लक्स और शेडेड कॉइल की वजह से जो फ्लक्स हुआ उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो एयर गैप में आएगा, ठीक है, वो फाइनली रोटर के पास पहुंचेगा फ्लक्स, ठीक है। वही इसको डिनोट कर रखा है कि जो एयर गैप में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसका और इसका सम, ठीक है। अब हम इसके आते हैं फेजर डायग्राम पे, ठीक है। तो फेजर डायग्राम सबसे पहले आपको रेफरेंस लेना होता है, ठीक है। रेफरेंस आपने ले लिया कि मेन वाइंडिंग का फ्लक्स है, ठीक है, ये आपने रेफरेंस ले लिया कि यानी इसमें अगर मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रही है तो उसका फ्लक्स भी उसी के सेम डायरेक्शन में होगा, ये आ गया φm। अब इससे क्या होता है कि इससे 90 डिग्री लैग करेगा, क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज इंड्यूस्ड, ठीक है, यानी इस फ्लक्स के वजह से शेडेड कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा, इसलिए ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, ESC इसको बोलेंगे हम, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द शेडेड कॉइल, ठीक है। अब शेडेड कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उससे क्या होगा, वो करंट भी प्रोड्यूस करेगा। अगर उसने करंट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और वो करंट की डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, यानी उसमें कितना लैगिंग हुआ या फिर लीडिंग हुआ, ठीक है, उसमें क्या एंगल निकलेगा। क्योंकि ये शेडेड कॉइल है, कॉइल का मतलब आप हल्का सा बोल सकते हैं इसमें RL होता है, यानी हल्का सा इसमें रेजिस्टेंस होगा और थोड़ा सा इंडक्टेंस होगा। यानी इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट जो होता है वो लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो आपका सेम चीज रहेगा कि आपका करंट जो होगा वो लैग करेगा वोल्टेज से। तो इसलिए यहाँ पर हमने करंट को डिनोट कर दिया कि जो शेडेड कॉइल रीजन में जो करंट फ्लो होगा वो थोड़ा सा लैगिंग होगा वोल्टेज से, ठीक है, इसलिए हमने इसको डिनोट कर दिया φSC से। और इन दोनों के बीच में एंगल आ गया थीटा, यानी उन दोनों का सर्किट का जो यानी कॉइल का इंपेडेंस एंगल थीटा, ठीक है। अब ISC जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से भी फ्लक्स फ्लो करेगा, तो उसको हमने कर दिया नाम φSC, ठीक है। अब देखिए φSC ये है और मेन वाइंडिंग का फ्लक्स ये है, ठीक है, तो इन दोनों में बीच में क्या है, काफी ज्यादा एंगल डिफरेंस है। तो यही हम चाहते थे टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कि अगर आपको टॉर्क कभी भी प्रोड्यूस करना है तो आपको दो फ्लक्स चाहिए होगा, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल चाहिए होगा, ठीक है, तभी जाके वो, और आपस में जब दोनों फ्लक्सेस जिनके बीच में कुछ डिग्री का एंगल है वो अगर आप आपस में कनेक्ट होते हैं फिर हम टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब जो एयर गैप में जो फ्लक्स आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है।
तो इसका और इसका वेक्टर एडिशन हमने कर दिया, तो ये रिजल्टेंट हमारा फ्लक्स आ गया। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स आया और जो मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स था, उन दोनों के बीच का एंगल को हमने बोल दिया अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा रहा फेजर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो लेकिन इसमें आपको इतना समझाने के लिए अभी मैंने समझा दिया है, लेकिन इसमें जब आपको एग्जाम में अब लिखना हो तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फाई एम बनाएंगे, उसके बाद करेंगे क्योंकि 90 डिग्री लैग करता है शेडेड कॉइल में, इसलिए फिर ये बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके वजह से फिर ISC होगा, इसलिए फिर ये बनाएंगे। ठीक है, अब ISC की वजह से फिर फाई SC होगा, फिर इसको ये लिखेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, तो उसके बाद फिर फाइनली आप ये शेडेड पोल का मोटर का जो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब हमने बहुत तरीके के हम पढ़ लिए कि चलो इस परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर होता है, उसके बाद आपका कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, काफी सारे तरीके से सिंगल फेज मोटर हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि कैसे हम उसका स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अब स्पीड का कंट्रोल का मेथड में भी काफी सारे हैं। जैसे हमने 3 फेज जब हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसमें भी हमने बताया था कि कैसे कैसे हम स्लिप का जो वेरिएशन होता है, मतलब स्लिप जैसे जैसे चेंज करेगी वैसे वैसे उसका स्पीड भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, तो बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। अब है कि बेसिकली फंडामेंटली आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिससे कि आप स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आप किसी भी मोटर को वोल्टेज दे रहे हैं, तो यानी अगर आप वोल्टेज को थोड़ा चेंज करेंगे उससे भी स्पीड में फर्क आएगा। फिर है कि बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी जैसे कि फ्रीक्वेंसी अगर हम किसी मोटर का हम चेंज करें, फ्रीक्वेंसी अभी वैसे 50 हर्ट्ज होती है जो नॉर्मल आती है, लेकिन अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ पोल से हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी एक इक्विपमेंट लगा के हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी हम सप्लाई कर सकते हैं उस मोटर को। ठीक है, फिर है कांस्टेंट V/F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी V/F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट रखें, यानी V/F का रेशियो हम कांस्टेंट रखें, और यानी वोल्टेज को भी घटाएं और फ्रीक्वेंसी को भी घटाएं, और V/F का जो रेशियो है उसको कांस्टेंट रहने दें, उस समय भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर है चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। अगर हम जो मोटर है उसके स्टेटर पोल्स को हम चेंज कर दें, फिर भी हम स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि फ्रॉम द टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, रोटर रेजिस्टेंस R2 is constant if slip S is small then Sx2 square that is so small that it can be neglected। ठीक है, अब क्या होता है कि टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो अगर जैसे कि हमने टॉर्क इक्वेशन पहले पढ़ा था, उससे आप रेफर करिएगा। ठीक है, अगर जब Sx2 स्क्वायर की जब वैल्यू अगर काफी कम होगी, जब हमारा स्लिप काफी कम होगा। ठीक है, स्लिप काफी कम होने पे वोल्टेज जो हमारी होगी उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसमें जब वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो टॉर्क जो होगा वो भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि वेयर द E2 इज द रोटर इंड्यूस्ड EMF एंड E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, the torque is directly proportional to S into V2, which means if the supplied voltage is decreased, the developed torque decreases. Hence, for providing the same load torque, the slip increases or E decreases in voltage and consequently the speed decreases. This method is easiest and cheap. ठीक है, तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर टॉर्क को कांस्टेंट रखना है, यानी आपका जो फैन चल रहा है उसकी कांस्टेंट स्पीड में, स्पीड तो नहीं कहेंगे, अगर कोई लोड है, मैकेनिकल लोड है, उसको हमें कांस्टेंट रखना है, तो आप अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो आप इसको डिक्रीज करना होगा। यानी अगर आप स्लिप को इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज को डिक्रीज करना होगा, तभी ये टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने वोल्टेज को डिक्रीज किया यानी स्लिप इंक्रीज कर जाएगी, और अगर स्लिप इंक्रीज करता है यानी स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जब हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो स्पीड भी मोटर की डिक्रीज करेगी, और अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ मोटर भी इंक्रीज करेगी। ठीक है,
अब सेकंड मेथड आते हैं बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या किया हमने कि सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर जब रोटेटिंग फील्ड जो होती है, ठीक है, अगर आप आइडियली रोटेटिंग फील्ड मानते हैं, उसकी जो स्पीड होती है वो उसको बोलते हैं ns, जो कि होती है सिंक्रोनस स्पीड, और उसका फॉर्मूला होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी, यानी 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर। ठीक है, अब है कि एक्चुअल स्पीड ऑफ अ इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय n इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस s। ठीक है, तो वैसे ये जो मेथड है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा यूज करके हम, क्योंकि सिंगल फेज है मोटर, इसलिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं हम वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम जो लगाने होंगे वो काफी एक्सपेंसिव होंगे विथ रिस्पेक्ट टू जितना हम उससे काम करवाएं उस मोटर से। ठीक है, अब है कांस्टेंट V by F मेथड। ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। एज इन अबव मेथड, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड कीपिंग द रेटेड सप्लाई वोल्टेज, द एयर गैप फ्लक्स विल टेंड टू सैचुरेट। ठीक है, अगर हम ओनली फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में क्या होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप काफी डिक्रीज कर दें, अगर आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू काफी डिक्रीज कर दी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो फ्लक्स जनरेट होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि V by F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, यानी डिनोमिनेटर पार्ट अगर कम हो गया, तो नेट जो पार्ट होगा ये काफी बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो कोर जो होगा वो सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, कोर सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, उसमें काफी सारे हिस्टेरेसिस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि V by F का रेशियो, यानी हमें अगर फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो V by F का रेशियो हमें भी कांस्टेंट रखना है। तो अगर अबव मेथड में क्या होता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं, अगर घटाते हैं तो क्या होता है कि स्टेटर करंट काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब काफी ज्यादा सैचुरेट होने पे क्या होता है कि ये जो नॉन आइडियल बिहेवियर मोटर परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, दिस विल कॉज एक्सेसिव स्टेटर करंट एंड डिस्टॉर्शन ऑफ स्टेटर फ्लक्स वेव। ठीक है, therefore the stator voltage should also be reduced in proportion to the frequency so as to maintain the air gap flux constant। ठीक है, तो अगर आपको कांस्टेंट फ्लक्स चाहिए, मतलब कांस्टेंट फ्लक्स हमेशा होना ही चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, V by F कंट्रोल से आप इसे कर सकते हैं। फिर क्या है कि चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। ठीक है, तो स्टेटर पोल्स भी अगर, जैसे कि आपका फॉर्मूला था NS का, NS इक्वल टू 120 F अपॉन P, यानी P है नंबर ऑफ पोल्स। अगर पोल्स को आप चेंज कर दिए, यानी किसी मोटर में अगर आपने 4 पोल लगा दिए तो क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगर वही 4 की जगह 2 पोल हैं तो इसका यानी 4 से ज्यादा उसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो वही सेम चीज है। तो ये जो चीज होता है ये बस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ही यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्क्विरल केज की खास बात क्या है कि आप उसमें जो रोटर के पोल्स होते हैं वो आप डिसाइड करते हो वाइंडिंग से कैसे आप करते हो। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा डेप्थ नहीं जाना होगा, बस आप ये देख लीजिए कि आप इस टाइप से आप स्पीड को वेरी कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो पहला क्या था, चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, दूसरा क्या था, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, ये तीसरा क्या है, कांस्टेंट V by F वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, या फिर इसको ये सकते हैं कि कांस्टेंट फ्लक्स। ठीक है, और चौथा क्या है, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले आपको सिंगल फेज इंडक्शन का जो हमने वो बताया था शुरुआत में उस वीडियो में, यानी पिछले वीडियो में हमने बताया था सिंगल फेज की इंडक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल। फिर हमने देखा कि इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, उन सबका सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए, उन सबका ग्राफ आना चाहिए, यानी अगर आप एक मोटर समझ जाएं तो उसका आप सर्किट डायग्राम और ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने शेडेड पोल मोटर देखा, उसका फेजर डायग्राम देखा, फिर देखे कि कौन कौन से मेथड से हम इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.